हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। देखिए, आज फिर से आ गए हम क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर। तो आप सभी को डेली आपकी प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो मिल रहा है ताकि आप टाइम टू टाइम अपनी पूरी प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 9 हिंदी कोर्स बी की, जिनका सिलेबस हमने बहुत लेट शुरू किया, लेकिन हमारी ये कोशिश थी कि टाइमली हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ। तो देखिए, मैंने वादे के मुताबिक दिसंबर तक अपना एक्सप्लेनेशन पोर्शन तो ख़त्म कर लिया था। फिर आ जाती है बात हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आपके दो तरीके के थे, बहुविकल्पीय थे और वर्णनात्मक थे। तो बहुविकल्पीय भी देखिए हमारे ख़त्म हो गए और उसके बाद हमने जो शुरू किए अपने वर्णनात्मक प्रश्नों को, जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में मैं आपको दे रही हूँ। तो उसमें भी देखिए मैंने आपकी पहली, क्योंकि वर्णनात्मक प्रश्न तो हमारी दोनों बुक से आने हैं, तो उसमें हमने अपनी पहली बुक कौन सी पकड़ी, वो थी हमारी स्पर्श। स्पर्श बुक हमने जो है उसमें सबसे पहले गद्यखंड के 5 अध्याय कराए, फिर उसके बाद हमने काव्यखंड शुरू किया और काव्यखंड में भी अभी तक हम 2 अध्याय अपने कर चुके हैं। तो आज हम काव्यखंड का तीसरा अध्याय, उसके वर्णनात्मक प्रश्नों को करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी अभी तक ध्यान से देख रहे होंगे कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आ रहे हैं ताकि आप इनको पढ़ के अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है ना। तो चलिए, अब आज जो हम लेकर आए हैं वो है हमारी क्लास 9 हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 1। याद रखिएगा, वर्णनात्मक प्रश्न आपके स्पर्श और संचयन दोनों से आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम स्पर्श करा रहे हैं आपको। तो स्पर्श का पद्यखंड या कहिए काव्यखंड, तो इसका हम कर रहे हैं तीसरा अध्याय, पद्यखंड का तीसरा, लेकिन बुक का हमारा कौन सा है, 8वां अध्याय है। कौन सा, गीत अगीत। कवि ने ये जो कविता हमारे सामने रखी, गीत अगीत, बहुत सारे लोगों के मन में जो भावनाएं उठती हैं वो गाकर प्रकट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं या कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनके कारण वो अपने मन के भाव को गीत के जरिए बयान नहीं कर पाते और वो बात कहीं ना कहीं उनके मन में रह जाती है, अनकही हो जाती है। लेकिन भाई मन में तो है, तो उसे कवि ने नाम दे दिया अगीत। अब इसको इन्होंने 3 चीज़ों के जरिए मुझे समझाने का प्रयत्न किया, ठीक है। पहला क्या था, उन्होंने बहती हुई नदी और गुलाब, इस पहले के माध्यम से समझाया कि नदी तो विरह के गीत गा रही है, लेकिन जो गुलाब वो तो चुप है, मूक है, उसके माध्यम से अगीत, ये उन्होंने व्यक्त किया। दूसरा, उन्होंने शुक और शुकी के माध्यम से, जो दोनों बोल सकते थे, पहली परिस्थिति में एक बोल सकता था, एक मूक था, लेकिन दूसरी परिस्थिति में दोनों बोल सकते हैं, शुक और शुकी, लेकिन वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी थी। शुक जो है वो तो गीत गा रहा था, लेकिन शुकी अपने बच्चों के प्रेम में थी, अपने अंडों को से रही थी, इसलिए वो गा नहीं सकती थी। यहाँ पर परिस्थितियाँ बताई। फिर तीसरा जो हमारे पास में आया, वहाँ पर भी दोनों अपने मन की बात को बोलकर बयां कर सकते थे, वो थे नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका। तो प्रेमी तो आला गीत गा रहा है, लेकिन प्रेमिका चुपचाप खड़े होकर जो है वो उसके गीत को सुन रही है, उसके मन की बात उसके मन में ही रह जा रही है। क्यों? क्योंकि समाज का बंधन कहीं ना कहीं उसे अपने प्रेमी के साथ गीत गाने का या सुर में सुर मिलाने की परमिशन नहीं देता। उसकी एक लज्जा है, समाज की कुछ परिधियां हैं, वो उनका ध्यान रख कर है। तो इन 3 के माध्यम से गीत और अगीत को यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया। हमने कविता पूरी पढ़ी हुई है, चलिए अब इस पर देखते हैं प्रश्न कैसे बनेंगे। तो इस पर करीबन आज हम आपके लिए 19 प्रश्न लेकर आए हैं और आप देखोगे कि कैसे प्रश्न बन रहे हैं और इनको कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। मेन आपको इन क्वेश्चन से जो मैं लेकर आ रही हूँ, इनसे सीखना यही है आपको कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, जो भी क्वेश्चन कुछ भी कह रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, उसे हमें आंसर फ्रेम कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ी कला होती है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आंसर लिखने की कोई ट्रिक बताइए। बेटा, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से आती है। तो इसमें सिर्फ इतना टिप्स, मैं आपको ट्रिक नहीं है, इसकी टिप्स दे सकती हूँ कि हमेशा क्वेश्चन को पढ़ो, समझो। जब आपको समझ में आएगा आप तुरंत उसके आंसर के साथ रिलेट कर लोगे, क्योंकि आपने वो चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। जैसे ही आप रिलेट करोगे, उनके आंसर्स में हमेशा उससे पहले के और उससे बाद या उससे रिलेटेड चीज़ों को ज़रूर हम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना, कोई भी चीज़ को हम सटीक जवाब नहीं, सटीक जवाब हमें सिर्फ कब देना होता है, जब हमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना हो,
ठीक है। हम कभी भी लिटरेचर में याद रखना, आंसर फ्रेम करते समय हमेशा उसके आसपास चीज़ों को घेरते हुए हमें लिखना पड़ता है। आप ये चीज़ आंसर्स में देखते होगे जब मैं आपको आंसर्स कराती हूँ, और यही कला आपको सीखनी है। ये सिर्फ एक कला है जो प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। चलिए शुरू करें आज का हम चैप्टर। पहला प्रश्न है, विरह के गीत कौन गा रहा है और क्यों? विरह का गीत गा रही है नदी। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ों से, किनारों से, सबसे बहती हुई जुदा होते हुए चली जा रही। नदी ठहरती तो है नहीं, पहाड़ों से निकली तो वो पहाड़ों के विरह गाई, जिस तट पर आई उस तट से पे नहीं टिकी, वहां से चली गई। तो इस तरीके से वो बहती हुई, कलकल करती हुई अपने विरह के, यानी कि सभी से जुदा होने के गीत को गा रही है। जो ठहर कर एक पल को बात नहीं कर पाती, उसे उस चीज की तकलीफ है, वो उसी को बयां करते हुए जा रही है। विरह के गीत नदी गा रही है, जो निरंतर बहती जा रही है। वह विरह के गीत इसलिए गा रही है क्योंकि वह पहाड़ से बिछड़ने, यानी बहने से उत्पन्न अपने दुख का भार हल्का करना चाहती है, और कलकल स्वर में कुछ कहती चली जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर विरह का तात्पर्य होता है किसी से जुदा होना। तो जुदा होने पर जो तकलीफ होती है उसी को हम विरह कहते हैं, ठीक है। ये एक भाव होता है। संयोग और वियोग जो होता है ना, वही वियोग जो रस होता है वो विरह से उत्पन्न होता है। अब बात अगर हम कर रहे हैं विरह की, तो नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से। तो पहाड़ों से वो जुदा हुई तो उसे पहाड़ से जुदा होने का दर्द है। जब वो कहीं पर समतल क्षेत्रों में आती है, वो किनारों से छूती है, तो किनारों के पास भी तो नहीं रुकती, वहां से भी बहती चली जाती। तो उसे उस चीज का दुख है कि वो किसी के नजदीक रुक नहीं पा रही, वो सबसे जुदा होती चली जा रही है। तो उसे क्या है? विरह, यानी कि सबसे जुदा होने की तकलीफ है, वो उसी को बयां कर रही है। प्रश्न संख्या 2 है, दिल हल्का करने के लिए तटनी क्या करती है? दिल हल्का करने के लिए तटनी क्या कर रही है? गीत अगीत कविता के आधार पर बताइए। तटनी किसके लिए बोला गया है? तटनी नदी के लिए बोला गया है, ठीक है। अब वो अपने, उसको दर्द है, तकलीफ है, अब उसको भगवान ने बोली दी हुई है, तो अब वो बोलकर ही तो अपने दर्द को हल्का करेगी। तो वो क्या कर रही है? वो विरह के गीत गा रही है। वो कलकल करते हुए अपने विरह के गीतों को गा रही है। गीत गतित में यही है। दिल हल्का करने के लिए तटनी अर्थात नदी वियोग के गीत गाती हुई तीव्र वेग से प्रवाहित हो रही है। वह अपने मन की व्यथा को हल्का करने के लिए किनारों से संवाद करती है। किससे कर रही है? किनारों से बात कर रही है। उसका बहता पानी जब किनारों से टकराता है तो उससे एक प्रकार की गूंज उठती है। देखिए ना, आपने नदी तो बहुत देखी होगी, तो नदी हमेशा जब टकराती है तो आवाज करती है। अब वो पत्थरों से टकराती है, किनारों से टकराती है, तो वो उसकी वार्तालाप को बताया गया है कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हम पहाड़ों से जुदा हैं, हमको इस चीज़ का बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, ये वियोग है, और वो इसी को बयां करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। प्रश्न संख्या 3 है, नदी अपने किनारों को कैसे गीत सुनाते हुए आगे बढ़ती है? कैसे गीत सुना रही है? उसके बहकर जाने पर गुलाब क्या सोचता है? तो नदी किनारों को विरह गीत सुना रही है, यानी कि वियोग के गीत सुना रही, क्योंकि उसको दर्द है, तकलीफ है। अब क्या दूसरा पूछा गया, उसके बहके जाने पर गुलाब क्या सोचता है? अब उसी तट पर जहां से नदी विरह के अपनी बात को, गीत को सुना रही है, उसी तट पर एक गुलाब खड़ा है जो कि चुप है, ईश्वर ने उसे बोल नहीं दिए। तो वो सोच रहा है कि अगर ईश्वर मुझे बोल देते, यानी कि मैं बोल सकता, क्योंकि मैं तो मूक हूं, अगर मैं बोल सकता तो मैं क्या करता? मैं पतझड़ में देखे गए अपने सपनों को गीत के माध्यम से सुनाता। अब इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, प्रकृति में एक समय आता है पतझड़। पतझड़ के समय क्या होता है? सब कुछ झड़ जाता है। तो उस समय जब सब कुछ सूखा सूखा झड़ जाता है, तो उस समय जो है प्रकृति में हर कोई ये सपना देखता है, चाहे पेड़ हो, चाहे गुलाब हो, कि जिस समय, क्योंकि उसके बाद वसंत ऋतु आती है, अब जब वसंत आएगी तो मैं इतना खिलूंगा, इतना महकूंगा, इतने दिन तक चलूंगा। तो एक अपने, जब हमारे दुख के दिन होते, हम लोग के साथ भी होता है, जब हम लोग के दुख के दिन होते हैं तो हम लोग सुख के दिनों के सपने देखते हैं, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ये देखते हैं। उसी तरह
पतझड़ जो है वो प्रकृति के लिए दुख का समय होता है, और वो उस समय किसके सपने देखता है कि आने वाले समय के। तो पतझड़ के दिनों में वो जो सपने देख रहा है, गुलाब वो सबको कहकर बताता, अगर उसके पास बोली होती, ईश्वर ने उसे बोल दिए होते तो। तटनी अपने विरह के गीत किनारों को सुनाती हुई तेजी से निकल जाती है। उसे देख यह लगता है कि मानो वह सागर से मिलने को उतावली है, क्योंकि वो जितनी तेजी से जा रही है। अब हमारे कदमों में तेजी कब होती है, मतलब हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अब नदी का लक्ष्य क्या है, उसे सागर से मिलना है, पहाड़ से निकलना है और सागर से मिलना है, ये उसका लक्ष्य होता है। तो वो इतनी उतावली और इतनी तीव्र गति से बह रही है कि उसे अपने सागर से मिलन करना है, उसकी उसे जल्दी है। उसके ऐसे व्यवहार को देखकर किनारों पर चुपचाप खड़ा गुलाब यह सोचता है कि काश भगवान ने उसे भी बोलने के लिए स्वर अर्थात आवाज दिए होते, तो वह भी पतझड़ के दिनों में देखे गए सपनों के गीत सारे संसार को सुनाता। यानी कि जो पतझड़ में वो सपने देख रहा है, उसे भी गीत बनाकर वो सबको सुनाता। ये उसको बोल अगर मिले होते। प्रश्न संख्या 4 है, क्या दिया गया है, शुक के गीत गाने का क्या उद्देश्य है। गीत अगीत कविता के आधार पर उत्तर देखिए क्या है ना, यहाँ पर उन्होंने बोला एक जगह पर वासंती किरण, यानी कि वासंती किरण कब पड़ेगी, बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु जो है वो प्रकृति की सबसे सुहावनी ऋतु होती है, उसे ऋतुराज बसंत भी कहते हैं, क्योंकि प्रकृति इस समय अपने चरम सौंदर्य पे होती है। चारों तरफ हरियाली, खुशहाली, सब कुछ अच्छा होता है, घना होता है, सुगंधित होता है, न मौसम गर्म है न ठंडा है, सब कुछ मिला सा होता है। तो इस समय जब प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पे होती है, तो वहाँ पर बसने वाले पशु पक्षी भी बहुत ही आनंदित होते हैं। यही चीज शुक के साथ हुई। शुक भी इस मौसम में बहुत आनंदित है, और इस कारण से वो प्रसन्न होकर क्या है, गीत गा रहा है। चूंकि वो एक घनी डाल पर बैठा है, उसके बच्चे भी हैं, उसकी पत्नी भी है, साथ ही आसपास का जो वातावरण है वो भी खुशहाल है, मौसम बहुत अच्छा है, सब कुछ है। तो इस बात से वो प्रसन्न होकर गीत गाता है। शुक गीत गाकर सुखी और अपने होने वाले बच्चों के प्रति अपना स्नेह व्यक्त कर रहा है। तो वो मन से प्रसन्न है बहुत ज्यादा, क्योंकि आसपास के वातावरण से, और वो अपनी शुकी और अपने बच्चों से प्रेम करता है। शुकी जो है वो क्या कर रही है, वो अंडों को से रही है ना। वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश है, तथा जब सूरज की बसंती किरण पत्तों को छनकर उसके अंगों को छूती है, तो वो अत्यंत प्रसन्न होकर गा उठता है। अब वो वासंती किरण क्या है, उस मौसम में उसे और ज्यादा आनंदित कर देती है। वह अपने मुखर सर से शुकी के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन कर रहा है। तो एक तरीके से उसका मन आसपास के वातावरण से प्रसन्न है, उसके बच्चे भी हैं, बीबी भी है, सब कुछ है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर प्रसन्न है। इसलिए वो इस पूरे माहौल में अपनी पत्नी से अपने प्रेम को बयां कर रहा है, यानी कि शुकी से वो अपने प्रेम को बयां कर रहा है। इसके गाने का कारण यही है। शुकी के गीत उमड़कर क्यों रह जाते हैं। अब देखिए शुकी क्या कर रही है, शुकी जो है अपने अंडों को से रही है। अब अगर वो अंडों को सेना छोड़ दे तो क्या उसके बच्चे समय से निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। तो अंडों को सेना एक पक्षी के लिए अपने बच्चों को प्रेम करने के भांति है, ठीक है। जैसे अब आप ऐसे समझिए कि एक माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो माँ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखती है। उसी तरीके से जब वो अंडे दे देती है पक्षी, तो शुकी ने जैसे अंडे दिए तो वो अपने अंडों का बहुत ध्यान रखे, क्योंकि अंडों को सेना जो है वो भी एक बच्चों को बड़ा करने के प्रोसेस में आता है, उनकी देखभाल में आता है। अब ये देखभाल क्यों होती है, बच्चों के प्रति प्रेम और लगाव के कारण। तो जो शुकी है वो अपने बच्चों के स्नेह में है, यानी कि वात्सल्य में है। अब वात्सल्य एक रस होता है, ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने रस नहीं पढ़ा है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। वात्सल्य एक रस होता है, जहाँ कहीं पर भी हम छोटे बच्चों के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हैं वहाँ पर वात्सल्य रस होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर शुकी जो है वो अपने बच्चों के प्रति प्रेम को व्यक्त कर रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वात्सल्य रस होगा, ठीक है। तो शुकी अपने बच्चों को प्रेम करती है, उनको अंडों को से रही है, इसलिए उसका भी मन कर रहा है शुक के साथ वो गीत गाए, लेकिन वो अपने बच्चों के प्रेम में है, इसलिए उसके मन में उठने वाले गीत
उमड़कर उसी के अंदर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा जरूरी काम में बिजी है। शुकी के गीत उमड़कर इसलिए रह जाते हैं क्योंकि शुकी भी गाना चाहती है, किंतु उसके मन में उठने वाले गीत प्रेम और वात्सल्य में ही डूब कर रह जाते हैं। वह अपने बच्चों के स्नेह में डूबी डूबी उन गीतों का आनंद ले रही है। तो उसके गीत क्या हैं? उसके अपने बच्चों के स्नेह और प्रेम में डूब कर रह गए, इसलिए उसका वो गा नहीं रही है, वो चुप बैठी है। सिर्फ शुक गा रहा है, इस बात से ही वो बहुत प्रसन्न हो रही है। प्रश्न संख्या 6 है, शुकी की मनोदशा का वर्णन कीजिए। अब जैसे वो हम कोई काम नहीं कर पाए तो हमारा मन दुखी होता है, लेकिन यहाँ शुकी दुखी नहीं है, वो प्रसन्न है, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ है। कोई भी माँ अपने बच्चों के साथ होगी तो प्रसन्न ही होगी। तो उसका मन इस समय बहुत प्रसन्न है, क्योंकि वो अपने अंडों को से रही है, और साथ ही साथ शुक का गाना सुनकर भी वो प्रसन्न है, क्योंकि शुक कहीं ना कहीं शुकी के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर रहा है। शुकी घोंसले में बैठी है और अपने पंख फैलाकर अंडों को से रही है। शुक गीत गा रहा है। शुकी भी उसके स्वर को सुनकर गाना चाहती है, परंतु उसके गीत प्रेम और वात्सल्य में डूबकर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंडों के साथ है। वह मन ही मन उन गीतों में सुख का अनुभव करती है। उसका मौन भी सुख है, सुखकर है और सुंदर है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो गा नहीं पा रही तो इस चीज का उसे दुख है या अफसोस है। यहाँ पर वो गा नहीं पा रही, लेकिन तब भी प्रसन्न है। ठीक है, तो उसका अगीत यानी कि उसके मन की जो बात है ना प्रकट कर पाना भी उसके लिए सुखकर है और आनंददायक है और सुंदर है। ठीक है, तो ना प्रकट कर पाने का उसे अफसोस नहीं है, तकलीफ नहीं है। प्रश्न संख्या 7 है, शुक और शुकी के गायन का भेद लिखिए। शुक जो इतना प्रसन्न है, ठीक है, वातावरण से, मौसम से, अपने बच्चों से, अपनी शुकी से, तो इसलिए उस प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए वो गाना शुरू कर देता है, तो वो तो गीत हो जाता है। शुकी भी इतना ही प्रसन्न है, लेकिन वो अंडों को से रही है, इसलिए वो अपनी प्रसन्नता को व्यक्त नहीं कर पाती, और उसके मन में जो गीत उमड़ रहे हैं वो उसके मन में ही रह जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? अगीत बन जाते हैं। जो गाए ना जा सके वो अगीत होते हैं। तो यही डिफरेंस है। उनके जो भाव हैं वो सेम है, लेकिन एक अपने भाव को कह पा रहा है और दूसरे ने अपने भाव को अपने मन में ही रखा है। शुक जब घनी डाल पर बैठकर प्रणय गीत शुकी को सुनाता है, तब शुकी के मन को वह गीत बासंती किरणों के समान छू जाता है। उसे भी वो बहुत प्यारा लगता है। खुशी से उसके कंठ से बोल भी नहीं निकलते। वह अपने अंडों को सेने में तल्लीन होती है, बिजी है, वो पूरी तरीके से मन से भाव से कर रही है, और उसके गीत मातृत्व में सनकर रह जाते हैं, क्योंकि उसके लिए वो अंडे ज्यादा जरूरी हैं। इस प्रकार शुक का गायन सस्वर है, जबकि शुकी का नहीं शब्द है। ठीक है, तो शुक के स्वर में तो जो है वो क्या कर रहे हैं, वो शब्द के साथ गा रहा है, लेकिन इसका क्या स्वर है? ये निशब्द है, यानी कि ये अगीत है जो उसके मन में ही रह गए हैं। प्रश्न संख्या 8 है, आल्हा गीत सुनकर कौन चला आता है और क्यों? प्रेमी के गीतों का प्रेमिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? गीत अगीत कविता के आधार पर बताइए। तो आखिरी जो हमारे पास में छंद इस कविता में दिया गया है, उस छंद में बताया गया कि एक प्रेमी जो है वो आल्हा गीत गाता है। आल्हा और ऊधल बहुत ही वीर योद्धा थे और उनकी इस वीरता के लिए बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, तो जिन्हें हम आल्हा गीत कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका के लिए गीत नहीं गा रहा है, वो क्या गा रहा है? आल्हा गीत गा रहा है। गाँवों के समय जैसे आजकल हम लोग के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो गाँवों में एंटरटेनमेंट के लिए पहले नहीं होता था, तो क्या होता था, ये गीत संगीत की महफिलें लगती थी। तो उसी तरीके की एक महफिल लगी हुई है जहाँ पर उसका प्रेमी खड़ा है और आल्हा गीत कर रहा है, लेकिन उसके प्रेमी के आल्हा गीत का पहला स्वर जैसे ही उसकी प्रेमिका जो कि घर में है उसके कानों तक जाती है, वो तुरंत ही सब कुछ छोड़ छाड़ के वो वहां तक चली आती है जहां पर वो गीत गा रहा है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाती, उसे दूर से नीम के पेड़ की छांव में खड़े होकर देखती है
और मन में ये सोचती है कि मैं क्यों नहीं इस गीत की कड़ी बन पाई, यानी कि मैं उसके साथ जाकर क्यों नहीं गा पाई। तो उसका मन भी बहुत प्रसन्न है, वो भी गाना चाहती है, लेकिन उसके स्वर उसके मन में ही दबके रह जाते हैं, है ना। तो कौन आ रहा है? प्रेमिका आती है। आला गीत सुनकर ग्वाले की प्रेमिका राधा दौड़ी चली आती है, क्योंकि वह प्रेम का मधुर स्वर सुनना चाहती। क्या सुनना चाहती है? प्रेम का मधुर स्वर सुनना चाहती है। सांझ होते ही उसका प्रेमी गाने लगता है। वह अपने प्रेमी के आला गीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और नीम की छाया में छिपकर उसका मधुर गीत सुनती है। ये नहीं कि उसके साथ जाकर खड़े होकर वहां बातों को सुने और समझे, वो चुप है और चुपचाप रहकर वहां पर बातों को सुनती है। ये चीज वो करती है। मतलब उसको ये नहीं है कि मैं जाऊं उसके साथ, उसका मन तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज की लोक लाज उसे इस सारी चीजों के लिए रोकती है। प्रश्न संख्या 9 है, प्रेमी का गीत सुनकर भी उसकी राधा उसके पास क्यों नहीं जाती। अब प्रेमी गीत गा रहा है, वो घर से तो भाग कर आ गई, लेकिन पास क्यों नहीं जा रही। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रेमिका प्रेमी का गीत कैसे सुनती है। कैसे सुन रही है? नीम के पेड़ की छाया में खड़े होकर। और क्यों वो वहीं पर खड़ी हो रही, क्यों नहीं वो अपने प्रेमी के पास जा रही। गीत अगीत कविता के आधार पर लिखिए। देखिए क्या है, गीत अगीत कविता में प्रेमी का गीत सुनकर भी उसकी राधा उसके पास लोक लाज के भय से नहीं जाती। अब देखिए, वो जो गा रहा है वो बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए हैं, वो वहां खड़ा होके गा रहा है ना। तो एक लड़की के लिए लोक लाज, मर्यादा, ये सारी चीजें होती हैं। इसी मर्यादा और लोक लाज के चलते वो अपने प्रेमी के पास जाकर वहां नहीं गाती है। वह गीत सुनकर अपने घर से तो निकल पड़ती है, लेकिन अपने प्रेमी से दूर रहकर ही नीम के पेड़ की छाया में खड़ी होकर चोरी चोरी उसका गीत सुनती है। नीम की पेड़ की छाया में चुप होकर वो उसके गीतों को सुन रही है और वह हृदय से अत्यंत प्रफुल्लित हो जाती है, क्योंकि अब भाई हमारा प्रेमी अगर गाना गाएगा, सब लोग उसकी वाहवाही करेंगे, सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं भी प्रसन्न होंगी। तो वही कंडीशन किसके साथ में है? वो प्रेमिका के साथ है। वो अपने प्रेमी को गाना गाते हुए देखकर बहुत प्रसन्न है और खुश हो रही है। संकोच की नारीगत प्रवृत्ति के कारण वह अपने प्रेमी के पास जाकर अब उसके सुर में सुर नहीं मिला ली। एक कहीं ना कहीं अपने अंदर संकोच है, समाज से लोक लाज है, एक लज्जा है, जिसके चलते वो अपने प्रेमी के पास नहीं जा रही है और वहां खड़े होकर उसके साथ सुर में सुर नहीं मिला रही है। तो समझ में आ गया प्रेमिका क्यों नहीं गई अपने प्रेमी के पास में। प्रश्न संख्या 10 है, इस कविता में किन किन को गीत गाने वाला कहा गया है और क्यों। तो इसमें आपको 3 छंद दिए गए। तीनों छंद में कौन कौन गा रहा है? पहले छंद में नदी गा रही है, दूसरे छंद में शुक गा रहा है और तीसरे छंद में प्रेमी गा रहा है। इन तीनों को गीत गाने वाला कहा गया है, क्योंकि इन्होंने अपने मन की बात प्रकट करने के लिए स्वस्वर जो है वो बोल रहे हैं, अपने मन की बात को पूरा कह रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज उन्होंने कही है। इस कविता में कलकल करती नदी को प्रकृति से प्रसन्न होकर गाने वाला, शुक को तथा आल्हा गीत को सुनाने वाले प्रेमी को गीत गाने वाला कहा गया है। कि किस तरीके से नदी जो कि पर्वत से जुदा हो चुकी है, पर्वत से अलग हो चुकी है, वो विरह में है, तड़प रही है। क्यों? क्योंकि वो पर्वतों से अलग हुई, जिन तटों पर जा रही है उन तटों से भी वो विरह होती चली जा रही है, तो उसके दिल में वियोग है, तड़प है, तो उस तड़प को वो गाती हुई जा रही है। फिर दूसरी जो छंद में उन्होंने बताया क्या, शुक, शुक जो कि बहुत प्रसन्न है, वातावरण से, अपनी शुकी से, अपने बच्चों से मन की प्रसन्नता प्रकट करने के लिए वो गीत गा रहा है। फिर तीसरे छंद में उन्होंने प्रेमी को दिखाया कि प्रेमी जो है वो क्या कर रहा है, वो भी आल्हा गीत गा रहा है, लेकिन यहाँ प्रेम की वजह से नहीं गा रहा, तो संझा की जो महफिल लगती है उसमें वो आल्हा गीत गा रहा है। तो इन सभी ने अपने दुख, दर्द, तकलीफ, खुशी, उल्लास, कहीं कहीं प्रसन्नता, इन सभी को व्यक्त करने के लिए गीत को गाया है। तो इस पूरी कविता में जो 3 छंद दिए गए हैं, इनमें 3 को गीत गाने वाला बताया गया है, नदी, शुक
और तीसरा है आपका प्रेमी। आला गीत सुनाने वाले प्रेमी को गीत गाने वाला कहा गया है क्योंकि ये तीनों अपने सुख दुख या उल्लास को मुखरित होकर प्रकट कर रहे हैं। यानी कि मुखरित होने का मतलब क्या है? सस्वर बातों को प्रकट कर रहे हैं, खुलकर उन चीजों को कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 है, क्या दिया गया है? अगीत की स्थिति किन किन पात्रों में घटित होती है और क्यों? अब आपको बताना है अगीत यानी कि जो गाया ना जा सके। अब ये किन स्थितियों में प्रकट हो रही है? अब आप बताइए। अगीत की स्थिति 3 लोगों में प्रकट हो रही है। पहला है गुलाब, दूसरा है शुकी और तीसरा है प्रेमिका। ये तीनों कहीं ना कहीं अपने मन की बात को प्रकट नहीं कर पा रहे। इनके मन में भी भाव हैं लेकिन किसी न किसी कारण से वो उनको नहीं कह पा रहे। जैसे गुलाब को ईश्वर ने बोल नहीं दिए इसलिए वो अपने मन की बात को प्रकट नहीं कर सकता। शुकी जो कि अपने बच्चों के प्रेम में डूबी हुई है इसलिए अपने मन की बात को प्रकट नहीं कर सकती, वो अगीत में है, अपने मन की बात अपने मन में ही रह गई। तीसरा है हमारी प्रेमिका, जो प्रेमी के गीत को सुनकर आ तो गई है लेकिन समाज की लोक लाज परंपरा के कारण वो कहीं ना कहीं दूर से छिपकर नीम की छाया से सिर्फ सुन रही है। उसके मन की बात भी अगीत के तौर पर उसके मन में ही रह जाती है। नदी के किनारे मौन खड़े गुलाब में शुक का गीत सुनकर प्रसन्न होने वाली शुकी में और आला गीत सुनकर मुग्ध होने वाली प्रेमिका में अगीत की स्थिति घटित होती है। अर्थात वह यह सब देखकर मन ही मन खुश हो जाते हैं क्योंकि ये तीनों अंदर ही अंदर प्रसन्नता में है, अंदर ही अंदर खुश हैं। ठीक है, दुख और खुशी अनुभव कर रहे हैं। चाहे गुलाब हो, गुलाब को तो दुख है इस चीज का, लेकिन बाकी दो तो खुश है ना। तो मन की बात क्या है? चाहे दुख है चाहे खुशी है, लेकिन है उनकी बात, परंतु मुखर होकर कह नहीं पा रहे, जो है वो कह नहीं पाते हैं। इसीलिए इन तीनों की मनोदशा मौन यानी कि अगीत की मनोदशा कवि ने बतलाई है। इसीलिए उन्होंने बोला ना, गीत अगीत कौन सुंदर, क्योंकि खुद दोनों की स्थितियां बहुत अच्छी है। एक तो कह रहा है, दूसरा नहीं कह रहा है, तो वो स्थिति किस तरीके से समझी जाए, कौन ज्यादा सुंदर है। प्रश्न संख्या 12 है, गीत अगीत कविता में कवि की दुविधा क्या है? उसे अपनी दुविधा किन उदाहरणों के माध्यम से अभिव्यक्त की है? अथवा गीत और अगीत कौन श्रेष्ठ है? तो यहाँ पर चीज पूछी गई है कि देखिए हर छंद के बाद, ठीक है, हर छंद के बाद कवि जो है इस दुविधा में हमें दिखाई दे रहा है कि जो गीत गाया जा चुका वो ज्यादा सुंदर है या वो अगीत जो मन में ही उमड़ कर रह गया वो ज्यादा सुंदर है। तो उन्होंने बोला ना, गीत अगीत कौन सुंदर। सिर्फ इस एक पंक्ति से ही हमें तीनों जगह कवि के अंदर उठने वाले प्रश्न दिखाई देते कि क्या सुंदर ज्यादा है, गीत या अगीत। गीत अगीत कविता में कवि की दुविधा यह है कि गीत अधिक सुंदर है या अगीत, ठीक है, कौन ज्यादा सुंदर है, ये उसके मन में दुविधा है। वह मुखर एवं मौन के बीच के सौंदर्य का मूल्यांकन करके यह निश्चित नहीं कर पा रहा कि दोनों में अधिक सुंदर कौन है। ठीक है, अब आपको ये समझना, दोनों में सुंदर कौन है, जो चीज कह दी गई वो ज्यादा सुंदर है या जो नहीं कही गई वो ज्यादा सुंदर है। उसने अपनी दुविधा नदी एवं गुलाब, शुक एवं शुकी, ग्वाला एवं राधा यानी कि प्रेमी और प्रेमिका के उदाहरणों के माध्यम से व्यक्त करी है। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उनके, हमारे कवि के मन में ये बात होगी कि जो लोग कह देते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है या जो बिना कहे अपने दिल में रख लेते हैं वो ज़्यादा सुंदर होता है। इसीलिए उन्होंने इस कविता की रचना कर दी, जहाँ पर उन्होंने 3 छंदों के माध्यम से हमारे सामने उदाहरण रखे, है ना। गीत अगीत दोनों की महत्ता अपनी अपनी जगह है, यानी कि जो गाया जा सका वो भी महत्वपूर्ण है, जो मन में रह गया वो भी महत्वपूर्ण है। अगीत के भी अपने पक्ष हैं, वह भी अपनी जगह उतना ही सुंदर है जितना गीत। ठीक है, तो दोनों ही सुंदर है, जो गाया जा सका वो भी सुंदर, जो नहीं गाया जा सका वो भी सुंदर। गीत अगीत कविता के उन 2 दृश्यों को लिखिए जिसमें प्रकृति मुखर दिखाई देती है। तो वो 2 दृश्य, पहला दृश्य कहाँ था, जहां नदी और गुलाब के बारे में बताया गया। दूसरा दृश्य शुक और शुकी के माध्यम से, जहां पर बताया गया तो वसंत है, घनी डाल है, बासंती किरण है, ये बताया गया था,
है ना। तो इस तरीके से दो दृश्यों में प्रकृति मुखर होती है। गीत अगीत दोनों ही अपनी जगह सुंदर हैं। गीत मन के भावों को प्रकट करते हैं, पर अगीत मन के भाव मन में ही रहते हैं। यद्यपि अगीत का कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु यह भी आवश्यक है, गीत अगीत दोनों का संबंध मन में उठने वाले भावों से होता है। ठीक है, जब हृदय के भावों को स्वर मिल जाए तो वह गीत बन जाता है, परंतु उन्हीं भावों को जब सुर नहीं मिल पाते तो वह अगीत कहलाते हैं, लेकिन तब भी वह सुंदर ही रहते हैं। कविता के अनुसार नदी कलकल स्वर में अपना सुख दुख कहती चली जा रही है, उधर गुलाब मौन रहकर अपनी सुंदरता बिखेर रहा है। ठीक है, तो भाई प्रकृति का हिस्सा तो नदी भी है और गुलाब भी है, दोनों का अपना अपना सौंदर्य है। गुलाब सोचता है, यदि भगवान ने मुझे भी स्वर दिया होता तो मैं भी सारे संसार को पतझड़ के दुख भरे दिनों की पीड़ा तथा उन्हीं दिनों के देखे गए स्वप्न अवश्य सुनाता। कवि कहता है, हृदय में नए नए भाव उत्पन्न होते हैं, यदि उन्हें स्वर मिल जाए तो वह गीत, और यदि उन्हीं भावों को स्वर ना मिले तो वे अगीत हैं। इन चित्रित दृश्यों में प्रकृति मुखर है। ठीक है, तो ये जो दृश्य हैं जहां पर आप मन की बात को कह पा रहे हैं वो भी, और जहां नहीं कह पा रहे, तो यहाँ पर प्रकृति से संबंधित जो कि नदी और गुलाब है, शुक और शुकी हैं, ये दोनों ही दृश्य प्रकृति को मुखर रूप से व्यक्त कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 14 है, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध का वर्णन कीजिए। प्रकृति और पशु पक्षियों का आपस में गहरा संबंध है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो हमारा दूसरा छंद है, जहां पर शुक और शुकी के माध्यम से बताया गया है कि प्रकृति में, जब प्रकृति जैसे चरमोत्कर्ष में है, बसंत में है, अब उस समय भाई पक्षी भी उतने ही, पशु पक्षी भी उतने ही प्रसन्न होंगे। तो ये बात उन्होंने शुक और शुकी के माध्यम से बयां करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, गीत अगीत कविता में प्रकृति एवं पशु पक्षी के संबंधों को वृक्षों की सघन ढाल पर रहने वाले शुक शुकी के माध्यम से व्यक्त किया है। जो एक पेड़ है, बहुत घना है, ठीक है, किसका पेड़ है इस चीज को नहीं बताया गया, लेकिन बहुत ही घना है, और उसमें से रोशनी बसंत मौसम की जो सूर्य की रोशनी है, क्योंकि वो सूर्य की रोशनी जो है ना, वो जो ना ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्म होती है, तो वो इतनी ज्यादा प्रसन्न कर रही है इन लोगों को कि ये एकदम प्रसन्न होकर गीत भी गा रहे हैं। शुक जो है वो गीत गाने लगता है, और शुकी तो अपने अंडों को से रही है। पशु पक्षियों का जीवन प्रकृति पर ही निर्भर है, तथा पशु पक्षी भी प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। पशु पक्षी अपने भोजन, आवास, क्रीड़ा आदि से संबंधित गतिविधियों के लिए प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। किस पे? प्रकृति पर ही निर्भर है। भाई जाहिर सी बात है, अगर प्रकृति अस्तित्व में है तो पशु पक्षी है, नहीं तो फिर ऐसे नहीं हो सकते, है ना। जैसा शुक शुकी के मामले में देखने को मिलता है। साथ ही किसी वृक्ष को पूर्णता भी तभी प्राप्त होती है जब वह अनेक पक्षियों का आश्रय या बसेरा बनता है। अब देखिए, पेड़, सूखे पेड़ पे तो कोई पक्षी नहीं अपना बसेरा बनाता, जाहिर सी बात है, जो पेड़ जीवंत है उसी में तो बसेरा रहेगा, तो वही चीज वहां पर बसेरा है। अन्यथा ठूठ वृक्षों की कद्र कौन करता है। इस तरह दोनों के बीच परस्पर गहरा संबंध है। तो हम बात कर रहे हैं कि जहां पर शुक और शुकी रह रहे हैं वो पेड़ सघन है, वहां पर उन्होंने घोंसला बनाया है, वहां पर वो खुश हैं, और इसी के चलते वहां पर वो गीत भी गा रहा है। तो प्रकृति और पशु पक्षियों का एक अटूट संबंध है, जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 15 है, आपके अनुसार अगीत क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, गीत ने, जो हमारे कवि हैं, उन्होंने इस कविता के माध्यम से तो बता दिया कि भाई अगीत क्या है, लेकिन आपकी सोच के हिसाब से अगीत क्या हो सकता है। अब देखिए, इस प्रश्न में आप सभी के आंसर्स अलग अलग हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम सभी क्या सोच रहे हैं इस बात को लिखने की हमें पूरी पूरी छूट दी गई है। तो अगीत एक्चुअल क्या होता है, हमारे मन में जो भाव उठती हैं, जो बातें उठती हैं, उन बातों को अगर हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, तो वो कंडीशन क्या होती है, मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह गई। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमने उस बारे में विचार नहीं किया या सोचा नहीं, हमने सोचा, मन की बात मन में रह गई, लेकिन तब भी वो सुंदरता लिए ही
होती हैं। बात होता है कभी कभी क्या होता है, सामने वाला बात बगैर कहे हमारी बात को समझ लेता है, तो वो भी अपनी एक सुंदरता में होता है। जैसे यहाँ पर शुक और शुकी को लीजिए, शुक तो गीत गा रहा है मगर शुकी नहीं गा रही, लेकिन शुक इस चीज को महसूस कर सकता है कि शुकी भी प्रसन्नता में है। यहाँ पर शुकी ने कहा नहीं, लेकिन बिना कही बात को भी शुक ने समझा, है ना। तो इसीलिए वो अपने प्रेम को उसके प्रति प्रकट कर रहा है गा के। मेरे अनुसार अगीत से आश्रय ऐसे गीत से हैं जो प्रकट रूप में दिखाई नहीं देता, किंतु अंदर ही अंदर व्यक्त होता है। यानी कि हम बोलकर नहीं बता पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो बात है। अगीत की मनोदशा से सब मनुष्य गुजरते हैं। हम नहीं बोल रहे कि सिर्फ जिन 3 को बताया गया वही, अक्सर हम लोग के साथ भी होता है। मन की बात मन में रह जाती है, हम प्रकट नहीं, हम प्रसन्न है लेकिन हम नहीं कह पाते, परिस्थितिवश है या जो कोई भी चीज है, ठीक है। सब कभी न कभी दुख, सुख, उल्लास, क्रोध, भय, करुणा आदि मनोभावों से भर जाते हैं। ये भाव हमारे मन में कभी हर परिस्थितियों के हिसाब से आते हैं। जब ये अनुभूतियां सघन हो जाती हैं, बहुत ज्यादा डेंस हो जाती हैं, तब अंदर ही अंदर मौन गीत का जन्म होता है। यह अलग बात है कि कुछ लोगों के पास उन अनुभूतियों को व्यक्त करने की क्षमता भी होती है। कुछ लोगों के पास उसे व्यक्त करने की क्षमता होती है। जिनके पास यह शक्ति होती है और जो स्वयं को व्यक्त कर पाता है वह गीत रचता है, और जो नहीं व्यक्त कर पाता उसकी अनुभूतियां अगीत कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अगीत कहलाती हैं। कवि ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में कोई ना कोई विचार अवश्य आता है। अब हम भी किसी परिस्थिति में होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हम व्यक्त नहीं कर पा रहे तो हमारे मन में विचार नहीं आ रहा, उस बारे में हम सोचते तो है ना। हम कहना भाए भले, लेकिन सोचते तो है ना। वही चीज है, इन विचारों व एहसासों को स्वर ना मिल पाना ही अगीत है। वे मन में ही उमड़ घुमड़ कर रह जाते हैं। अगीत गूंगा है, उसका आस्वाद केवल कल्पनाशील और चिंतनशील ही ले सकता है। यानी कि जो वाकई अपने मन से सारी चीजों को रख सकता है वो उसका आनंद उठा सकता है, जबकि गीत का स्वाद सभी ले सकते हैं। अब गीत का स्वाद क्यों ले सकते हैं? क्योंकि वो तो प्रकट किया गया, तो वो सभी लोग सुन सकते हैं। तो इस तरीके से उसका स्वाद, उसका आनंद सभी लोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, आपके अनुसार अगीत क्या है, स्पष्ट करिए। देखिए क्या है। गीत अगीत में सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत जरा सा अंतर। अपना सुख, दुख या उल्लास सस्वर प्रकट करना गीत कहलाता है। यानी कि अगर हमने बोल के कह दिया तो वो है। परंतु अगीत में गीत के सभी भाव समाहित होते हैं, लेकिन वह मुखर रूप में सामने न आकर अंदर ही अंदर या मन ही मन में अनुभव किए जा सकते हैं। सिंपल सी चीज है। मतलब भाव वही है, जो व्यक्ति गीत गा रहा है वैसे ही जो व्यक्ति गीत नहीं गा रहा उसके मन में भी भाव है, लेकिन वहां पर स्वर है और यहाँ पर वो बात मन ही मन के अंदर रह गई। यही अनुभूतियां सघन होकर गीत के रूप में निकलती हैं। जिसके पास इन्हें कह पाने की क्षमता होती है वह गीत रखता है, जबकि दुख, सुख, उल्लास, क्रोध, भय, करुणा आदि मनोभावों को सिर्फ अंतः मन में ही रखना अगीत कहलाता है। दोनों में सूक्ष्म अंतर कहने और ना कहने का है। जो व्यक्त हो गया वह गीत और जो अव्यक्त हो गया वह अगीत। ठीक, तो ये एक चीज मैं बता दूं, ये एक ऐसा प्रश्न है जो मैंने कई बार देखा है पेपर्स में आते हुए। ठीक है, तो ये आप अगीत से क्या समझते हैं या गीत अगीत में क्या अंतर है, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत अगीत कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए, अथवा गीत अगीत कविता का मूल भाव बताइए। तो इस पूरी कविता के माध्यम से कवि ने ये हमारे सामने रखा है, बहुत सारे लोग होते हैं जो अनुभव तो करते हैं मगर बातों को बयां नहीं कर पाते, और बहुत सारे लोग बयां कर देते हैं। तो जो बयां नहीं कर पाते, क्या वो उतना महसूस नहीं करते? क्योंकि देखिए यहाँ पर समझिएगा, अब इसको हम थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिकली लाइफ में लेकर समझाते हैं। आप घर में आपके मम्मी हैं, पापा हैं, ठीक है।
मम्मी हर चीज़ पे बहुत फास्टली रिएक्ट करती हैं। आपने गलत काम किया तो आपको डांट भी पड़ जाएगी, आपको मार भी पड़ जाएगी, आपने अच्छा काम किया तो आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, ठीक है। वही चीज़ आप पापा की तरफ देखिए, ठीक है। पापा क्या हाँ ठीक है, हाँ इतना कह के छोड़ देंगे, हाँ ठीक है, अच्छा है। अक्सर मेरे घर में मेरे मम्मी पापा के साथ भी यही चीज़ होती थी। तो अब ये क्या मतलब है, मम्मी ने खुलकर अपनी फीलिंग्स बयां कर दी लेकिन पापा चुप रहे। तो पापा चुप रहे इसके पीछे का भी अपना एक रीज़न है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारी प्रगति देखकर, तुम्हारी उन्नति देखकर उनको खुशी नहीं हुई। वो अपनी खुशी को कहीं ना कहीं अंदर दबाते हैं, क्योंकि ये स्वभाव के कारण भी होता है और ये परिस्थितियों के कारण भी होता है, ठीक है। अब इसकी परिस्थितियों को समझिए। पापा ने अगर आपके सामने बयान नहीं करा तो इसकी पहली परिस्थिति ये होती है कि अगर मैं इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन करूंगा तो हो सकता है इसे अपनी जीत पर घमंड हो जाए। मुझे वो घमंड वाली फीलिंग अपने बच्चे के अंदर नहीं लानी है। मुझे ये दिखाना है कि अभी वो जिसने जितना किया है उससे और अच्छा करे, ताकि लाइफ उसकी आगे बढ़ती रहे और बहुत अच्छा रहे। तो एक पहली फीलिंग तो ये होती है। और कभी कभी जो पापा लोग होते हैं उनके पास अपने कुछ वर्ड्स नहीं हो पाते ताकि वो अप्रिशिएट कर पाए, ये भी एक रीज़न रहता है। मगर ये मत समझो कभी भी कि पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पापा को हमेशा आपके कुछ भी होने से, कुछ भी करने से हमेशा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये वही गीत और अगीत वाली कंडीशन। चलिए देखें इसका केंद्रीय भाव या मूल भाव क्या है। प्रस्तुत कविता का मूल या केंद्रीय भाव यह है कि जिस विचार को स्वर के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सके वह गीत हो जाता है, लेकिन इसके विपरीत जब भावना को स्वर नहीं मिल पाता तब वह अपने भाव को प्रकट नहीं कर पाता और उसे हम अगीत कहा गया है। वास्तव में मन ही मन भावों को अनुभव करना ही उतना ही सुंदर है जितना मुखर होकर महसूस करना, यानी कि हम खुलकर उसको बयां करते। अगीत मन में उमड़ घुमड़ कर रह जाता है, पर यह भावना सिर्फ महसूस की जा सकती है। इसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कवि के अनुसार मन ही मन की भावानुभूति भी कम सुंदर नहीं होती, यानी कि अगर हम अपने मन की बात भी कर रहे हैं तो ये कम सुंदर नहीं। तो इसका केंद्रीय भाव ये है कि जो कही गई वो भी सुंदर हैं, जो नहीं कही गई वो भी सुंदर है, बस ये सामने वाले के समझने के ऊपर है। कवि ने कहा है कि गीत के साथ साथ गीत रचने की मनोदशा भी महत्वपूर्ण होती है। माना कि गीत सुंदर है, परंतु गीत के भावों को मन में अनुभव करना भी उतना ही सुंदर है। हृदय में आए विचारों को स्वर मिल जाना गीत है, परंतु जब इन्हें स्वर नहीं मिलता तो वह मन में ही उमड़कर अगीत का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। तो आपका मतलब आप देखोगे ना, जैसे लग रहा है कि एक ही बात आंसर, क्योंकि पूछा ही लगभग इन्हीं से रिलेटेड जा रहा है। तो वही चीज आपको समझाने की कोशिश करी भी जा रही है। प्रश्न संख्या 18 है, गीत अगीत कविता का कथ्य जो है वो लिखना है आपको। कथ्य का मतलब पहले समझिए क्या होता है। इसे एक तरीके से ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ब्लूप्रिंट यानी कि जैसे कि कोई घर बनाया जाता है, तो घर बनाया जाए उससे पहले हम एक नक्शा तैयार करते हैं, ठीक है। नक्शा तैयार करते हैं ना कि भाई ये हमारा प्लॉट है, यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर बेडरूम होगा, यहाँ ड्राइंग रूम होगा, यहाँ वॉशरूम होगा। इस तरीके से हम लोग एक घर का नक्शा बनाते हैं और फिर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करते हैं। उसी तरीके से जब इन्होंने कविता लिखने की सोची होगी तो उससे पहले उन्होंने खांचा तैयार किया होगा। दिमाग भाई टॉपिक तो दिमाग में आ गया, ठीक है, लेकिन अब हम उसके अंदर रचेंगे क्या, उसे उदाहरणों के माध्यम से क्या कहेंगे, वो कहलाता है आपका कथ्य। तो कभी भी कोई भी रचनाकार या कविता लिखे, कहानी लिखे, एकांकी लिखे, आलोचना लिखे, निबंध लिखे, लेख लिखे, कुछ भी लिखे, जब कभी भी लिखता है तो हमेशा उसका एक कथ्य तैयार करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी करता है। उसके दिमाग में होता है कि आखिर इसके अंदर हम देने क्या वाले हैं, वो होता है आपका जिस ब्लूप्रिंट कह लो या कथ्य कह लो। तो गीत अगीत का कथ्य क्या है। प्रस्तुत कविता में एक और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, वहीं दूसरी ओर मानवीय प्रेम के मुखरित और मौन दोनों रूपों का वर्णन किया गया है, ठीक है। मानवीय रूप क्या हो गए, जहां पर हमारा लास्ट छंद था प्रेमी और प्रेमिका वाला, उसमें मुखरित भी था और मौन भी था। गीत अगीत कविता में प्रकृति का मानवीयकरण कर उसे सजीवता प्रदान की गई है।
जहां नदी शुक और प्रेमी के माध्यम से प्रेम गीत के स्वरूप में मुखर होता है, वहीं दूसरी ओर गुलाब, शुकी और राधा के माध्यम से वह अगीत अर्थात मौन बन पड़ता है। तो गीत अगीत में उमड़ने वाले भावों की प्रतिक्रिया मात्र जिन भावों की अभिव्यक्ति संभव है वही कवि के लिए गीत, तथा जिन भावों को शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं की गई वे अगीत हैं। तो कथ्य समझ में आया कि इसका कथ्य है कवि ने इस पूरी कविता में हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि क्या ज्यादा सुंदर है, शुक नदी और प्रेमी द्वारा गाया गया गीत जो ज्यादा सुंदर है, या जहां पर गुलाब, शुकी और प्रेमिका द्वारा ना गाया गया गीत ज्यादा सुंदर है। तो इसी की सुंदरता को व्यक्त करने के लिए कवि ने ये पूरी कविता को लिखा है। प्रश्न संख्या 19 है, क्या है? गाता शुक जब किरण बासंती, छूती अंगपण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते सन में सनकर। ठीक है, उक्त पंक्तियों में कवि किस प्रकार गीत व अगीत के अंतर को स्पष्ट कर रहा है, समझाइए। तो यहाँ पर उन्होंने शुक द्वारा जो है प्रसन्न होकर गाते हुए अपने मन की प्रसन्नता को व्यक्त जो शुक ने किया है वो गीत है, लेकिन जहां शुकी अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए मौन है और अपने बच्चों के स्नेह में व्यस्त है वो अगीत है। तो इस तरीके से उन्होंने गीत और अगीत के अंतर को स्पष्ट करना चाहा है। इन पंक्तियों में दिनकर जी ने मौन और मुखर के अंतर को शुक और शुकी के व्यवहार के द्वारा दर्शाया है। कवि कहता है कि शुक यानी कि तोता पेड़ की शाखा पर बैठा है, वह वसंत के सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर उसे स्पर्श करती हैं, तब वह प्रसन्न होकर गाने लगता है, बहुत खुश हो जाता है और गाने लगता है। लेकिन शुकी यानी कि मादा तोता जो घोंसले पर बैठी है, अपने बच्चों के स्नेह में डूबी शांत रह जाती है, चुप हो जाती है, उसका मन वात्सल्य व स्नेह में उमड़कर रह जाता है, क्योंकि वो नहीं गा रही है ना ये चीज, परंतु वह स्वयं को शांत रखती है। यहाँ शुक और शुकी का गीत अगीत दोनों के भावों से अपनी सुंदरता व्यक्त की है। एक के गाने ने और एक के ना गाने ने उस सुंदरता को व्यक्त किया है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर हमारे पास कविता थी गीत अगीत। ये कविता अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब हम इसको समझ लेंगे अच्छे से तो ये हमें काफ़ी अच्छे से जो है हम इनके प्रश्नों को भी कर पाएंगे, लेकिन मेन वही है कि पहले आप कविता को समझो। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पर 8वां अध्याय, जिसके हमने करे आज महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को। लेकिन अब हमारे पास हमारी इस स्पर्श बुक के 2 अध्याय बचे हैं, तो इसके बाद जो हमारा अध्याय आ रहा है वो है अग्निपथ। कविता बहुत छोटी है लेकिन प्रेरणादायक है। कविता को अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो प्रश्न कर लोगे, और अगर आपने अभी तक नहीं समझा है, डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में जाइए, उसे अच्छे से देखिए, समझिए, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम करेंगे अग्निपथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।